धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन तमाम खबरों पर रोजाना तबसरा तज़किरा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं खबरों से। बड़ी खबर आ रही है ओमान के तट से। यहां पर एक तेल टैंकर डूब गया है। 13 भारतीयों समेत 16 लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। यह हादसा है या साजिश है या कोई हमला है? अभी तक जितना खबर है उसमें यही है जो आपने कहा है, और 16 में 13 तो भारतीय हैं, 3 श्रीलंकन हैं, और यह जा रहा था यमन पोर्ट की तरफ। वहीं से कुछ दूर पे था, 150-80 किलोमीटर के बीच में कहीं था। वहीं से गायब हो गया और डूब गया। गायब मतलब डूब गया। और यह अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्यों अचानक ऐसे डूब गया। मेडे कॉल दिया कि नहीं दिया, बंदों को बचाया गया कि नहीं, कि वास्तव में उसको कहीं से उस पर अटैक किया गया, यह सब कुछ भी अभी पता नहीं चला है। हो सकता है कल तक इसके बारे में पता चले। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जानकारी थी तो आपके सामने रखना बनती थी। जब कल को अपडेट होगा तो उससे भी रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी दूसरी खबर भी ओमान से ही आ रही है। यहाँ एक शिया मस्जिद पे हमला किया गया। आईसिस ने हमला किया है और कई सारे लोगों को मार डाला है, जिसमें से 4 पाकिस्तानी भी बताए जा रहे हैं। ये आईसिस क्या सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए बना है बस? या उन लोगों को सोचना चाहिए जो धर्म को राजनीति अर्थशास्त्र ऊपर रखते हैं। धर्म का इन लोगों ने क्या कर दिया। हालांकि सबके पीछे तालिबान बनाने से लेकर और उसके बाद तक की कहानियां और जितनी भी है उसके पीछे अमेरिकी हाथ है, वह स्पष्ट रूप से है। और ये लोग क्यों मार रहे हैं इनको? शिया सुन्नी की लड़ाई का कोई मायने नहीं है। और खासकर उस समय जबकि वहां पर मुहर्रम का यह दुख का वो संभवतः होता, आप उसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। और उसके आधार पर यहाँ पे जो अपना कर रहे थे, पाठ पढ़ रहे थे, उस मस्जिद में थे, उस समय आक्रमण हुआ बगल के, उसमें गोलियां चली। हालांकि वो भी जो 3 लड़ने वाले थे वो भी मारे गए। कोई मायने नहीं रखता इस हत्या का, इस तरह का जनसंहार करने का। और उसमें पाकिस्तानी मैक्सिमम है, एक भारतीय है। और कहते हैं कि पाकिस्तान के 4 लाख लोग वहां रहते हैं वर्कर्स की तरह, और पूरे 40 लाख में 4 लाख तो यही हैं, बाकी भी 3-4 लाख लोग बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं। और ओमान तकरीबन पूरे अरब कंट्रीज का बड़ा शांतप्रिय देश माना जाता है, लेकिन वहां इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। कौन इसके पीछे, क्यों यह पागलपन है, यह वहां के जनता को और पूरे विश्व की जनता को सोचना होगा कि भाई इस तरह हम एक दूसरे को धर्म के नाम पे, गॉड बचाने के नाम पे, एक ही गॉड है, उसी के कई पक्ष विपक्ष होकर आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, क्योंकि शिया कम्युनिटी जो है वो ईरान से जुड़ती है सीधे, और शिया मस्जिद पे हमला किया गया। और आईएसआईएस ने काफी पहले भी ईरान के अंदर कई हमले किए हैं। शायद वो अपनी उपस्थिति दिखाना चाहता है इसके जरिए। अमेरिका की तरफ से इशारा हुआ हो कि इस तरीके से कुछ करो ताकि तुम्हारा नाम फिर से उछल के सामने आए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में बवाल शुरू है आरक्षण के मुद्दे पर। कल हमने बात की थी कि 100 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन आज खबर आ रही है कि 6 लोग मारे जा चुके हैं वहां पे। हाँ, यह आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूलों को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज यानी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको अभी तक बंद नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि वह स्वतंत्र हैं, उनको बंद करने का अधिकार इस सरकार के पास नहीं है। स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन ऐसी हालात में, और 3 के 3 ढाका मारे गए हैं, बाकी 3 और जगहों मारे गए हैं। और 2 दलों के बीच में, जो एक प्रो गवर्नमेंट है, एक एंटी गवर्नमेंट है। प्रो गवर्नमेंट है, वह कहते हैं कि यह कोटा बिजनेस ठीक है, कोटा पर आधारित जो आरक्षण है ठीक है, क्योंकि उन लोगों के बच्चों या उनके बच्चों के बच्चों को दिया जा रहा है जिन्होंने 1971 में शहादत दी थी। हालांकि उसका आधार बनाकर कब तक ये लोग रिजर्वेशन लेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन यह एक खाई पैदा कर रहा है दोनों के बीच में। और दोनों जहां तक वापस में लड़ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक हैं, लेकिन ये सरकारी गुंडे जो हैं हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। यदि दोनों के छात्र नेता, दोनों के नेता आपस में मिलकर बात करते, जो बेरोजगार है वापस से बात करते, उनको नजर आता कि बेरोजगारी का दर है,
बहुत ज्यादा ना होने के बावजूद भी आसपास के देशों की तुलना में काफी है। 100% रोजगार क्यों नहीं है, इसके लिए वो क्यों नहीं लड़ते हैं? और ये बड़ी दुखद घटना। वैसे एक लाइन ये भी बता दूं, आज से 15-20 साल पहले भी वहां पे जब एक बार आग लगी थी कपड़ों के फैक्ट्री में, तो बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ था मजदूरों के द्वारा, और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वह आंदोलन से पीछे नहीं हटते हैं। बड़े ही जबरदस्त लड़ाके इस मामले में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जंग आज़ादी की लड़ाई भी देख लीजिए, पूरा पश्चिम बंगाल और सॉरी पूरा बंगाल और पंजाब ने किस तरीके से लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इन्हीं दोनों हिस्सों को, पंजाब को भी बांट दिया गया, बंगाल को बांट दिया गया, सबसे ज्यादा खामियाजा भी इन्हीं को उठाना पड़ा। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है बैंकॉक से। होटल में 6 लोगों की लाशें मिली हैं, अमेरिकी भी हैं उसमें। पहले बताया जा रहा था गोलियां चली, अब कहा जा रहा है कि जहर देके मार दिया। हाँ, अभी तक ये लोग उसको छुपा कर रख रहे हैं, क्योंकि उनका बेसिक जो इकोनॉमी है, अर्थ है, वह चलता है टूरिस्ट पे। और ये हंगामा होने से बहुत सारे टूरिस्ट नहीं आएंगे, जबकि ये बहुत बढ़िया होटल, नामी होटल, खास जगह पे है। गोली की बात का उन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जहर की बात की अभी खोज कर रहे हैं, और ऐसे जिसमें वियतनामी भी हैं, 6 में से 3 या 4 अधिकांशतः वही हैं, 3 पुरुष 3 स्त्रियां हैं। क्यों मरे, क्या मरे, अभी तक ये चुपचाप खामोशी साधे हुए, देखते हैं कब तक पता चलता है। हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है, कि फूड पॉइजनिंग हो, लेकिन फूड पॉइजनिंग हो तो बहुत सारे लोग बीमार भी होते जो कि अभी हॉस्पिटल में होते, खाना खा, वो भी नहीं है, इसलिए पता करना भी बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल आप सही। और आप पॉइंट किया भाई, फूड पॉइजनिंग होगी तो किचन है, एक ही किचन से इतने लोगों को जाएगा तो कुछ बीमार भी हो सकते हैं, सारे मर ही थोड़ी सकते हैं। लेकिन कहते हैं, चुटकुले भी बनते हैं कि कहाँ जा रहे हो, बैंकॉक, पत्नी को मत लेके जाना, या पत्नी को लेके जाना ही नहीं चाहता आदमी, वहां सब होता क्या है सर? जी हाँ, वो मजाक तो कुछ उस तरह से है कि बैंकॉक मस्ती करने जा रहे हो तो तुम्हारी पत्नी कहाँ साथ होगी, इसीलिए है। हालांकि मैं तो चाहूंगा कि तुम जहां भी जाओ, पत्नी है तो जरूर साथ लेकर जाओ। जी चलिए, खैर अगली खबर का रुख करते हैं। पुतिन बाबा तो बड़ा मजा ले रहे हैं, सड़क पे कार दौड़ा रहे हैं, और वो जेलेंस्की जो है खुद तो टेंशन में है ही है, पूरे यूक्रेन के लोगों को लाइन में लगा दिया उसने। जहां तक पुतिन की बात है, कार में घूमने की बात है, उनका नया रोड जो हाईवे उन्होंने किया है मॉस्को से लेके सेंट पीटर्सबर्ग तक, बड़ा खूबसूरत जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, इसी नाम का वैसे अमेरिका में भी जगह है। तो वहां बनाया है, कहते हैं कि 1 घंटे का रास्ता कम हो जाएगा, और जो भीड़ लगी रहती थी, जो ओरिजिनल पाथ था, उसमें काफी कमी आएगी। और जहां तक पुतिन की बात है, उनको बड़ा मजा आता है गाड़ी चलाने में, और सिडान गाड़ियों का एक कहें तो आधार बन रहा है मॉस्को फिर से, जिस तरह से जर्मनी था या है, अब जिस तरह से अमेरिका में वो बना जा रहा है, और चीन में भी हब सेंटर बन रहा है, वैसे वहां पे भी है। और पुतिन, आपको याद होगा जब नॉर्थ कोरिया गए थे, तो वहां पे उन्होंने उस कार को प्रेजेंट किया था वहां के हेड को, और उनके साथ गाड़ी में ड्राइव भी किया था। और जहां तक यूक्रेन की बात है, तो यूक्रेन के का नियम जैसे इजराइल में आ रहा है कि भाई देश खतरे में है, देश किसका वो सवाल नहीं, देश खतरे में है। इसलिए जितने भी मजदूर वर्ग, बेरोजगार, छात्र और भी लोग हैं, उम्र घटाया जा रहा है ज्वाइन करने के लिए, दूसरे तरफ बढ़ाया भी जा रहा है, यानी आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और वहां के सत्ता देखेगी कि कब किस समय आपको सेना में शामिल करके ट्रेनिंग जितना भी देना चाहे देके आपको भेजे। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, उनका आज अंतिम दिन है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उनके ऊपर दंड दिया जाएगा। 600 से अधिक डॉलर है या कितना उनको लगाया जाएगा। वहां के लोकल मॉनेटरी में HR जो कहते हैं 25,000 है, और उसके बाद भी नहीं करते हैं, मानते हैं, तो उनके घर को जब्त कर लिया जाएगा, और विदेश में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी तुम्हारा महत्व जो तुम देश देश कर रहे हो तभी तक है जब तक तुम बेरोजगार रह के इनकलाब का नारा लगाओ देश के साथ, या लड़ाई हो तो मरने को तैयार हो जाओ, अदरवाइज तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए वहां भीड़ लगी हुई लोगों की कि जबरदस्ती अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और इसके बावजूद भी लोग भाग रहे हैं वहां से, लड़ना नहीं चाह रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इनकी नजर में लोग सिर्फ एक ईंधन है, या तो इनके लिए जलें और ये कमाते रहें, नहीं तो ये ले जाकर जंगों में झोंक दें। यूरोपीय यूनियन के जो नए चीफ बने हैं ऑरबैन, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन से ही बात कर रहे हैं, और वो यूक्रेन भी होके आ चुके हैं, रूस भी होके आ चुके हैं, और फिर बयान भी दे रहे हैं। कुछ लगता है होगा?
जाने को वो उसके बाद चीन भी गए, उसी के बीच में अजरबैजान भी गए, यूएस में गए तो वहां ट्रंप से जाके मिल लिए। वैसे से मिल रहे हैं जो कि कहते हैं कि युद्ध यूक्रेन में बंद किया जाए। इसलिए जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात है, वहां यह भी मांग की जाने लगी है कि इनको अभी यूरोपियन यूनियन का मेंबर रहने दिया जाए, लेकिन इनको जो वोट देने का अधिकार उसे खत्म किया जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपने हथियार दे रखे हैं जितना भी संभव हो सका है यूक्रेन को, लेकिन इनके देश ने और दूसरा देश एक दो और है छोटे मोटे, हंगरी के अलावा, उन्होंने भी देने से मना कर दिया इनके पीछे चलते चलते, और इसलिए बड़ी नाराजगी, इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और इन्होंने जो अगले महीने अगस्त में 15-20 के आसपास एक जो सम्मेलन बुलाई है अपने देश में, मोस्ट प्रोबेबली फॉरेन मिनिस्टर्स की है यूरोपियन यूनियन की, वो लोग बहिष्कार भी कर सकते हैं जी। और ट्रंप को लेकर लोग इतने जबरदस्त भड़के हुए क्यों हैं, गुस्से में क्यों हैं पूरे यूक्रेन के अंदर? ट्रंप के ऊपर बाय द वे जो आक्रमण हुआ, ट्रंप बाल बाल बच्चे, और इस पे जो लोग जो कुछ खुश हुए हैं उसमें यूक्रेन के लोग हैं। जहां तक एक तरफ अंदेशा किया गया कि ईरान के लोग या वहां कर सकते, दूसरी तरफ यह भी अंदेशा किया गया कि यूक्रेन का जो अपना सीक्रेट सर्विसेज है शायद उन लोगों ने मारने की कोशिश की है। और यहाँ के सोशल मीडिया में, खासकर टेलीग्राम वगैरह में, यहाँ के लोग बड़ा ही खुश हो रहे थे कि ट्रंप को मारने की कोशिश की गई है। यह नहीं समझ रहे हैं कि इनके नेता जेलेंस्की ऑलरेडी ट्रंप को कह चुके हैं कि आप यदि बनते हैं तो आपसे हम दोस्ती जारी रखेंगे, मजबूरी में होकर बड़े दुखी मुद्रा में कह रहे हैं इनके पास कोई उपाय नहीं है। ट्रंप सत्ता में आ जाएंगे, जो लग रहा है कि आ जाएंगे, नवंबर के चुनाव में जीत ही जाएंगे, जनवरी तक बन जाएंगे, तब जो भी इनका आधार बनता है, ज्यादा समय नहीं है, तो जुलाई हो ही चुका है, और संभव है कि इसलिए वहां जो भी ये लोग कूद रहे हैं, जबरदस्ती अपने सैनिकों को मार रहे हैं, युवकों को मार रहे हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद कर दी है, इनकी सॉवरेनिटी बची नहीं है कहीं से कुछ तरह करके, तो वहां कुछ बचेगा नहीं जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप की भक्ति रुक नहीं रही है। कई लोग गरिया रहे हैं तो कई लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। दिल्ली में लंबी उम्र के लिए, जीत के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है, वो भी जो है धार्मिक देवी देवताओं के बगल में बड़ी बड़ी तस्वीरें लेकर ट्रंप की। ये लोग जो ऐसा काम करते हैं, यानी मान लेते हैं, एक उदाहरण देता हूं कि आप फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारा लगाते हैं तो आपको उठा के जेल में बंद किया जाता है, लोकसभा में कानून बन जाता है कि आप इस जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ ये लोग अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के लिए ऐसा करते हैं। अज्ञानता और अंधविश्वास तो है, एक चीज ध्यान रखें, इन लोगों को कोई पूछता नहीं है। मीडिया में आके भाजपा आरएसएस को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े चीज है, और इसलिए इस तरह का अनुष्ठान और यज्ञ वगैरह करते हैं ताकि ये भी मीडिया में आ जाए, और अचानक इनकी पूछ ले कि भाई ये भी बड़े चीज, ये भी बोल सकते हैं, यह भी हमारे तरफ से हंगामा कर सकते हैं, चुनाव के लिए काम कर सकते हैं, और हो सकता है इनको भी हायर कर लिया जाए महीने में या कुछ महीनों के बीच में, कुछ पैसे दिया जाए, कुछ मुखिया वगैरह बना दिया जाए, कुछ और भी चीजें हो जाए, चंदा का एक हिस्सा दिया जाए, वगैरह वगैरह जी। इतनी बड़ी वारदात हुई, यानी कि हमला हुआ ट्रंप पर, ऐसा लगा कि फिलहाल जो वहां पे हथियार गन कल्चर है उस पर कुछ रोक लगेगी, लेकिन खबर आ रही है कि ट्रंप की रैली में एक शख्स के पास से AK-47 मिल गई। बल्कि अभी हाल फिलहाल में जो वीडियो आ रहा है, फोटो आ रहा है, पहले वाले ट्रंप की जो रैली आती थी उसका आप नजारा देखेंगे तो 2 या 3 आसपास सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते थे। अब तो आगे पीछे लाइन लग गया है, जिसमें अभी नरेंद्र मोदी की ही बराबरी वो मतलब कर सकते हैं, हालांकि अभी राष्ट्रपति नहीं है, पूरा का पूरा एरिया में बाड़ा लगा दिया गया है, तथा कथित रूप से जो भी वो जनता के प्रतिनिधि थे, जनता से उनको दूर कर दिया गया है। और AK-47 जो कल्चर है वहां का, वह तो जारी है, छुपा के वह पीछे अपने जो भी गनी बैग या जिस तरह का भी बैग उसमें लेके आ गया, हालांकि पकड़ा गया, क्या इरादा था क्या नहीं था नहीं मालूम। लीगली वो लोग इस तरह के हथियार लेके चल सकते हैं जी। अदालत कह रही है कि बालिग हैं, हथियार रखने से रोक नहीं सकते उनको। खासकर वैसे भी हथियार AR-15 जिसको लेकर आक्रमण किया था ट्रंप पे, उस हथियार को भी वहां के एक कोर्ट ने कह दिया, मिनेसोटा की कोर्ट ने, मिनेसोटा कोर्ट ने कह दिया कि हम कानूनन उसको बैन नहीं कर सकते, चूंकि अमेरिकी संविधान उसकी इजाजत देता है।
और यह इजाजत उसी समय से है जब से अमेरिका आज से 100-150 वर्ष पहले जिस हालात से बना, वहां का कल्चर था, एक हैट है, बगल में एक गन लिए हुए हैं, लड़ रहे हो, फिल्मों का आधार था कि अमेरिका एक स्वतंत्र देश है, इंग्लैंड से स्वतंत्र हो गया और हमारे स्वतंत्रता है, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि आए दिन वहां दर्जनों दर्जन लोग, बच्चे, औरतें मारी जा रही हैं। जी, ये ताइवान से क्या दुश्मनी हो गई है ट्रंप को? अभी तो राष्ट्रपति भी नहीं बने हैं वो। देखिए, जहां तक अमेरिकी साम्राज्यवाद या पूंजीवादी सत्ता है, उसमें दो भाग, दो तरह का सोच है। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे से अलग है, ऐसा नहीं कि वो समाजवाद चाहते हैं कैसे भी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी नहीं कि वो दुनिया के ऊपर कब्जा नहीं चाहते, वो अभी चाहते हैं। लेकिन ट्रंप जिसके आधार को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मानना है, उनके जो थिंक टैंक है, जो इकोनॉमिस्ट है, मिलिटरिस्ट है, जियोपॉलिटिक्स में एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि अमेरिका की हालात खराब है। कल भी हमने बात की थी, अमेरिकी डॉलर का जो भी रुतबा था वो खत्म हो रहा है, फौजियों का रुतबा खत्म हो रहा है, छोटा सा एक हूती जो है इनकी बैंड बजा कर रखे हुए है और ये लोग उसको खत्म करने में नाकाम भी हो रहे हैं। तो इनका मानना है कि हम जो बाहर में दूसरे देशों को जो फ्री में मदद करते हैं, यूरोपियन यूनियन, नेटो, ताइवान, जापान, ये सब बंद करो। ऐसा नहीं कि इनसे नहीं लूट रहे हैं। और ताइवान ने जहां तक इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट जितने थे उसमें और शिपिंग में अमेरिका से मदद लेके, अमेरिका का जो भी था लेके अपने यहां बना दिया, पूरा दुनिया बेच रहा है, अमेरिका को उससे फायदा नहीं हो रहा है। इससे ट्रंप और उनके जो साथी हैं बहुत नाराज हैं, कहते हैं कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो आगे से हम ताइवान को मुफ्तखोरी नहीं करने देंगे। जी, रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, जैसे हमारे डायलॉग चलता है, आप जानते ही हैं। ये एलन मस्क को क्या हो गया? अपनी कंपनी कैलिफोर्निया से लेके कहां भागना चाहते हैं? कैलिफोर्निया में एक नया कानून बना है जिसके हिसाब से कानून को बल्कि रोका गया है और बनाया गया जिस हिसाब से कि वहां स्कूलों में यह था कि यदि बच्चे का लिंग परिवर्तन होता है, हमारे यहाँ बड़ी कम ऐसी घटना होती है, हालांकि कलकत्ता की हमने अभी कुछ दिनों पहले बात की थी, और वहां पे यह कानून जो है यह कहता है कि यदि लिंग परिवर्तन हुआ तो आपको स्कूल में आके बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब है कि बताना पड़ेगा, इसलिए नाराज है। इनके खुद एक की बेटी जो है, जो इस तरह की बच्चा है, जो पूर्ण रूप से लड़की ना है, और वो बताने की बात है, इसलिए नाराज होकर कहते हैं कि अब हम कैलिफोर्निया में नहीं जाएंगे। वैसे भाई देवे, कैलिफोर्निया जहां तक बात है, वहां लिबरल का अड्डा था, वहां डेमोक्रेट्स का ही अड्डा था जिसकी अगेंस्ट में, और ये लेके जा रहे हैं टेक्सास में जहां रिपब्लिकन है। क्या रिपब्लिकन ऐसे कानून नहीं बनाएंगे तो और वे जम के बनाएंगे। देखते हैं क्या होता है, कहां लेके भागते हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि पूरे अमेरिका का जो कल्चर है वह एक्सट्रीम राइट विंग की तरफ जा रहा है। जो ट्रंप खुद प्रेसिडेंट है वो और उसका वाइस प्रेसिडेंट होने वाला वो किस हालात में स्थिति भयानक हो रही है, क्योंकि उसके व्यक्तिगत जीवन में खुद की बेटी के ऊपर आक्रमण हो रहा है या नजर आ रहा है, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं, लेकिन इसको वो रोक नहीं सकते हैं। जी, भागकर कहां तक जाएंगे? सामना करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन वो तो होता नहीं इन कारोबारियों से, क्योंकि पता है सरकार अगर जरा सी टेढ़ी हो गई तो बैंड इनकी बजी जाएगी, इसलिए वहां से निकल लो। अगली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, यानी कि गाजा से जुड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं, और पहला जो अपडेट है वो ईरान से। बड़ी खबर है, ईरान पर आरोप लग रहा है कि उसी ने कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रंप पर हमला करवाया है। इस आरोप का सबसे पहले बता दूं कि ईरान ने इसका विरोध किया है, कहा कि गलत बात है। जहां तक सुलेमानी की हत्या की बात है, वह कानूनन इससे लड़ना चाहते हैं और ट्रंप को कटघरे में खड़ा करके उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि ये होने से रहा, हम सबको मालूम है। जहां तक इसकी साजिश की बात है, कुछ सिरफिरे या कुछ न्यूज वाले भी या यूएसए ने तो सीधा कहा है कि अभी तक ऐसा कुछ सुराग नहीं मिला है जिससे वह ट्रंप की हत्या की कोशिश कर रहे हो, वहां खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ रूस के न्यूज मीडिया ने और वहां के लोगों ने कुछ कहा है कि यह हत्या का साजिश यूक्रेन में हुआ था। हालांकि देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर लगा रहा है, और यूक्रेन में वास्तव में साजिश हो ना हो, ईरान में हो ना हो, लेकिन यूक्रेन की जनता जो वहां की है वो बड़ी खुश हो रहे हैं कि ट्रंप को मारने की कोशिश की गई है। जी, मतलब वो चाह रहे थे कि मर जाए, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि मैं यूक्रेन की मदद नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। और इतनी सी बातों को लेकर कौन किसके साथ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात
हाथ में, ऐसी स्थिति में ईरान जो है इस तरह का कदम लेगा कि वो ट्रंप की हत्या करवाने की कोशिश करे, वो अभी 20 साल के छोकरे के साथ जिसका पूरा पास्ट देख लिया, कहीं से भी उसका चाहे इस्लाम हो या ईरान हो या पैलेस्टीन हो, उसका कोई रिलेशन हो, कुछ भी नहीं था, वह रिपब्लिकन ही था, बल्कि इन सबसे वो दूर रहता था। जी, लाल सागर की बात कर लेते हैं। हूती जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हूतियों के हमलों के बाद यहां से अमेरिका ने अपने एक युद्धपोत को हटा दिया और दूसरा लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर परमाणु हथियार भी है उनके पास। यह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुआ। मैं अभी कह रहा था कि अमेरिका की हालत यह होगी कि हूती जैसे छोटे, यमन जैसे छोटे देश के और उससे नहीं लड़ पा रहे हैं। वैसे यह भी महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि इजरायली इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस का कहना है कि हूतीस के पास जिस तरह के वेपन आ गए हैं, दुनिया में सबसे ताकतवरों के रूप में आ गया, कहीं भी आक्रमण कर सकता है। जो उसका रेंज में अंदर आता है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से अपडेट है। और हूतीज ने इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर को, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां के शान के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि वह रूस या चीन के किसी भी देश में जाके कहीं से लड़ सकता है। लेकिन इनके ऊपर 4 आक्रमण हुए अभी तक, और पिछले 3 आक्रमण में जिसमें इन्होंने क्रूज मिसाइल का यूज किया, यूएवीज या ड्रोन्स तो ही है, बैलिस्टिक मिसाइल से यूज किया और उसमें आग भी लगा है, उसके कुछ सैनिक भी मारे गए हैं जो अमेरिका छुपाता रहा है। और हालत इतनी खराब हो गई कि इन्होंने कहा कि इसको वापस ले, और जब वापस निकल रहे थे रेड सी से निकलते निकलते चौथा आक्रमण भी किया, यानी खदेड़ते हुए मारा। और पूरे अमेरिका में इस बात की चर्चा चल रही कि भाई इतनी भयानक बेइज्जती हो गई, तुम किस क्षेत्र में विश्व गुरु बने हो? विश्व गुरु कहे तो हूतीज बन गए हैं। और उसके जगह पे इन्होंने लाया है थियोडोर रूजवेल्ट को लाया है, और वो कहते हैं कि इसे ज्यादा पावरफुल है, थोड़ा मोर मॉडर्न है। लेकिन इस चक्कर में एक डेटा और दो, जब से ये आए हैं यहाँ पे रेड सी में आए हैं, इन्होंने 500 शेल, यानी 500 आर्टिलरी हो या एंटी मिसाइल हो या एंटी ड्रोन्स मारने के लिए किए हो, शेल अमेरिकन शिप ने लॉन्च किए। यूके की बात छोड़ दीजिए। और 1 लाख से अधिक इन्होंने एयर स्ट्राइक किए हैं पूरे यमन पे और जहां तहां। इसके बावजूद ये असफल रहे हैं। इससे भारी बेइज्जती अमेरिका की क्या हो सकती है? उस हिसाब से कहें तो ट्रंप जो सोच रहा है, ट्रंप एक्चुअली सोचने वाले नहीं है, उसके पीछे जो सोच रहे हैं उनका सोचना सही कि भाई तुम्हारी बैंड वहां बज रही है, तुम यहां क्यों नहीं अपने आप को बचा रहे हो? जनता तुम्हारे खिलाफ हो रही है। कहीं सही में वामपंथ का वार हो गया तो तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इतना बड़ा युद्धपोत खड़ा करने के बाद भी इजराइल के इलाट बंदरगाह यानी कि पोर्ट को दिवालिया होने से नहीं बचा पाया अमेरिका। जी हाँ, कहते हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ और तब से लेकर 85% इनका जो जहाज आना जाना था वो रुक गया, यानी केवल 15% रह गया। इस महीने में शायद एक जहाज आ पाया है इनके पास जो इजराइल का था। और हुतीज का जो रेंज है, मैं तो बता ही चुका हूं कितने पावरफुल वेपन्स, उनका रेंज जहां तक है अब वह इन क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है। केवल हुतीज का ही नहीं बल्कि जितने भी इस्लामिक रेसिस्टेंट या पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंट है, और वो लोग जो हैं अब केवल तेल अवीव पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं जहां कि उनका मैक्सिमम जो भी जाता है ड्रोन्स और मिसाइल्स वो मारे जाते हैं। अब इन्होंने ऐसे ऐसे जगहों पे मारना शुरू किया जो समुद्र किनारे हैं, जहां पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे गोलन हाइट्स पे मार रहे हैं। और वहां पे इनकी सत्ता जो है, मजबूती, ताकत जो है वह दिखाई आना शुरू हो चुका है। और हिजबुल्लाह भी उसमें शामिल संभवतः होने जा रहा है। जहां तक गोलन हाइट्स की बात हो तो कर ही रहा है, यहां भी कर रहा है। और इसलिए इनकी जो भी यहां पर 2-3 जो पोर्ट है वह तकरीबन खत्म हो रहा है। और इजराइल के लोग सोचने लगे कि फिर से लैंड की तरफ जाएं, यदि अमेरिका हमें नहीं रोक पा रहा है, नहीं हमें सुरक्षा दे पा रहा है, जो कि नजर आ रहा है अमेरिका नहीं दे पा रहा है। और एक ही इनका एक और बस्ता हैफा और एस डॉक या जो भी है उनका दूसरा जो पोर्ट बसता है, देखते हैं वो कहां तक बचा पाते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये लोग वहां भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया भी है। जी, क्या इसी वजह से आईडीएफ का जो चीफ है वो भड़क रहा है नेतन्याहू पर और कह रहा है माफी मांगो? नेतन्याहू ही मतलब ऐसा ही पगलाया हुआ इंसान है, नेता है कि नहीं वो बात अलग है। उसने कह दिया है कि आईडीएफ चीफ पूरी ताकत नहीं लगाए हैं, और हमास को जिस तरह से बर्बाद करना था, जो दबाव डालना था, जो प्रेशर डालना था, ताकि वो कम से कम इस पर तो तैयार हो जाता कि जो हमारे बंधक वहां छूट जाते, असफल हुए हैं, यह शर्मनाक बात है। इस पर ये नाराज हो गए हैं। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इनके पास
जो दूसरे सीक्रेट सर्विसेज के जो हेड है, सबके साथ खुलेआम कहा है कि इस पर नेतान्याहू को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि नेतान्याहू ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी है। जी, लेकिन अंदर खाने चल तो बहुत कुछ रहा है, यानी सेना भी सीधे तौर पर अब नेतन्याहू के खिलाफ हो चुकी है। जनता वहां पे धरना प्रदर्शन कर रही है। जो हरिदीन कम्युनिटी के यहूदी हैं जिनको सेना में भर्ती किया जाना है, वो तो तोड़फोड़ पर उतारू हो चुके हैं। बवाल तो बहुत कुछ हो रहा है अंदर सर। बवाल पूरा हो रहा है। अभी तक वो जो जिसने आपने हरदीन की बात की, वो युवक सोचते थे कि हमें पढ़ना है और पढ़ाना है, और जो मलाई जो जनता पैदा करती है उसका एक हिस्सा हमें मिलना है। लेकिन अब स्टेट को बचाना है, वहां अमेरिकी सैन्य क्षेत्र को बचाना है, उस अड्डे को बचाना है, और उसके लिए युवकों को आहुति दे दो। चाहे ये जगह हो या यूक्रेन हो या कहीं भी ऐसी स्थिति आती है तो इनकी उतनी ही इज्जत है कि भाई तुम जाओ, हथियार उठाओ और लड़ो, इससे ज्यादा नहीं है। और ये स्थिति आज इजराइल का अंदरूनी मामला इतना बवाल में है, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी हो चुका है, इतनी भयानक स्थिति हो चुकी है कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले कुछ समयों में पूरा का पूरा भरभरा के गिर जाए। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले समय में भरभरा कर गिर भी सकता है। देखते हैं अमेरिका कब तक अपने इस अड्डे को बचाने की कोशिश करता है और कैसे बचा पाता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।